वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में पेंशन केस है वो ऑनलाइन अप्लाई किए जाते हैं और इसके लिए एफएमएस 3.0 पे ऑनलाइन पेंशन का जो भी मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है। अब मैंने पिछले कई वीडियो में लाइव प्रोसेस भी बताया हुआ कि किस तरीके से किसी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पीपीओ है वो जनरेट करेंगे और सेवानिवृत्त होने से पहले ही आप किसी कार्मिक का पेंशन प्रकरण है वो ऑनलाइन कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के दिन ही उनको सारे लाभ मिलने का जो भी आदेश है वो भी जारी हो चुका है। मैंने विस्तार से बना रखा है। अब मान लो आप किसी कर्मचारी का, आपके जो भी अधीनस्थ या आपके साथ में कर्मचारी है काम करने और उनका पेंशन प्रकरण आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपके पेंशन प्रकरण में ऑब्जेक्शन नहीं लगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगने के बाद वापस उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी सारा समय आपका लग जाएगा और पीपीओ जारी होने में काफ़ी डिले हो जाता है और बार बार आपको परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि सेवानिवृत्त होने वाले जो भी कार्मिक है उनके नाम में कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। उनका नाम है वो अब जो पे मैनेजर पे पहले था, अभी जैसे एफएमएस 3.0 पे है तो नाम है उनका सर्विस रिकॉर्ड में नाम, आधार कार्ड में नाम, पैन कार्ड में और सभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और पे मैनेजर एफएमएस 3 और सभी सर्विस बुक, नियुक्ति आदेश, रिटायरमेंट आदेश जो भी जारी हुआ है उन सब में एक समान होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कर्मचारी है उनकी पति या पत्नी का नाम, स्पाउस का नाम, इसके अलावा माता पिता का नाम भी सही होना चाहिए। अगर किसी भी नाम में मिसमैच है तो सबसे पहले उसको संशोधित कराएं, जहाँ भी जिस रिकॉर्ड में मिसमैच है उसको सही कराएं, उसके बाद ही आप आवेदन करें, नहीं तो आपका अनावश्यक विलम्ब हो जाएगा। इसके बाद में सर्विस बुक में चस्पा किए गए नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है G126 के अनुसार प्रकरण में नॉमिनी की सभी सूचनाएं हैं और उनको शेयर है वो प्रतिशत सही होना चाहिए। यानी जो भी स्पाउस या आपके अगर मान लो शादीशुदा कर्मचारी है तो उनके पति या पत्नी जो भी है उनको नॉमिनी किया हुआ होगा, या मान लो शादीशुदा नहीं तो उनके भाई बहन माता पिता जो भी नॉमिनी है उनको जो भी शेयर वगैरह है वो सही तरीके से अंकन हो, ये जरूर ध्यान रखें। एफएमएस 3.0 पे भी जो जहाँ जहाँ स्कीम्स का रोल है, जहाँ नॉमिनी का नाम आता है वहाँ परसेंटेज भी उनका सही शेयर होना चाहिए। इसके अलावा फैमिली डिटेल्स में आपके परिवार के सदस्यों के नाम है, जन्म तिथि है और जो वैवाहिक स्थिति और दिव्यांग वगैरह कोई है उसका भी सही स्थिति से आपको अंकन करना है, क्योंकि बाद में भी आपके जैसे आरजीएसएस कार्ड वगैरह में भी इस तरह की समस्या आती है, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध में कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है या कोई प्रस्तावित नहीं है, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कार्मिक लेवल से इस पेंशन प्रकरण को, तो वहाँ एक जगह आएगा जो डी यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसमें आपको नो मार्क करना है। कई बार कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें क्या मार्क करना है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होता है वैसे तो DI होना चाहिए इंक्वायरी के लिए, लेकिन DE लिखा आता है इसलिए कई लोग परेशान हो जाते हैं या उनको कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी आप पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करें उसमें डी में आप जब कोई भी विभागीय जांच लंबित या प्रस्तावित नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में कार्मिक कॉम्यूटेशन पेंशन लेना चाहता है या नहीं, ये आप उनसे पूछ लें, या जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो, और अगर येस या नो जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। अगर येस है तो आपको कॉम्यूटेशन की डेट है वो रिटायरमेंट के अगले दिन की फीड करना है। जैसे मान लो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो 1 अप्रैल उसकी कॉम्यूटेशन डेट होगी, क्योंकि इसमें भी एक बार जैसे मैंने भी एक कर्मी का अप्लाई किया था तो उसमें ऑटोमेटिकली जो डेट है वो थोड़ी सी आगे हो गई थी, यानी नेक्स्ट डेट नहीं थी, और इस कारण से पूरा प्रोसेस करने के बाद भी वो पेंशन ऑफिस से ऑब्जेक्शन आ गया, उसको वापस रिवर्ट करके दोबारा सही करना पड़ा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कॉम्यूटेशन अगर येस किया हुआ है तो कॉम्यूटेशन की जो डेट है वो रिटायरमेंट दिन से अगली तारीख होनी चाहिए। जैसे मान लो जिस महीने की लास्ट तारीख को वो रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके अगले महीने की पहली तारीख है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आप कॉम्यूटेशन परसेंटेज में 33.33 लिखें। जैसे 31 जनवरी 2025 किसी की रिटायरमेंट तारीख है तो उनकी कॉम्यूटेशन की जो प्रभावी तारीख होगी वो 1 फरवरी होगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कॉम्यूटेशन की तारीख रिटायरमेंट के अगले दिन की हो, और कॉम्यूटेशन येस किया हुआ है तो उसका परसेंटेज भी मांगते हैं तो वहाँ आपको 33.33 लिखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यथास्थान कार्मिक के जो भी पैन कार्ड नंबर है, आरजीएसएस नंबर है, जन आधार नंबर है, वो सारे सही होने चाहिए। और ये जन आधार में भी अगर आपके प्रॉब्लम है तो पहले उसको सही करवा लें, और अन्य सूचनाएं हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर भरी हुई शो हो रही है तो एक बार चेक अवश्य करें, क्योंकि ऑटोमेटिक जो डाटा फैच होगा उसमें भी आपको चेक करना जरूरी है। और यदि कोई सूचना गलत शो हो रही हो तो पहले एफएमएस 3.0 पे डीडीओ लॉगिन से सर्विस डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल्स में जहाँ भी जो समस्या है या जो भी मिसमैच है उसको सही कराएं, उसके बाद ही प्रकरण को आप डीडीओ को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी के साथ फॉरवर्ड करिए तो आपके आगे जाकर के ऑब्जेक्शन लगना तय है और उसमें फिर अनावश्यक डिले होगा। इसके अलावा अंतिम बेसिक पे है वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है।
पे और पे लेवल के अनुसार लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो आपको जरूर संलग्न करना पड़ता है। तो जो भी आपके कार्यालय के लिए जो नियुक्त या जिनको भी लेखाकर्मी है वो ऑथराइज किया हुआ है, उनसे प्रमाण पत्र आपको लेना है। वहाँ से आपको अपनी सर्विस बुक उनको दिखा करके वो प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उस प्रमाण पत्र को आपको यथास्थान अपलोड भी करना पड़ेगा और इसी के अनुसार आपको काल्पनिक एलपीसी भी तैयार करके अपलोड करनी पड़ेगी। यानी आपकी जो भी काल्पनिक एलपीसी होगी, अब ये एलपीसी में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 30 जून को रिटायर होने वाले तो उनके लिए थोड़ी सी एलपीसी में समस्या होती है। बाकी महीनों में अगर इंक्रीमेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है तो जो भी नॉर्मल है वो आपके सही रहेगी, या जो भी आपको वेतन मिल रहा है वही एलपीसी होगी। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा पेंशन प्रकरण के बाद में आपका जो भी कॉमोडेशन या और भी जो भी आपके बेनिफिट्स वगैरह होंगे, जो भी आपको पेमेंट मिलेगा वो बैंक खाते में होगा। तो बैंक खाते के लिए आप जांच जरूर करें, जिसमें आपका एफएफएससी कोड वगैरह, ब्रांच का नाम वगैरह अगर सही करें। अगर आपका ब्रांच का नाम गलत है, एफएफएससी कोड गलत है, तो आप इसको पहले सुधार कर लें। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बना रखा था जिसमें बताया था कि कर्मचारी अपने बैंक डिटेल को कैसे अपडेट करें। अगर आपके ब्रांच का नाम किसी का सही नहीं है या एफएससी कोड गलत है तो उसको आप कैसे अपडेट करेंगे, मैंने पूरा लाइव करके बताया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। इसके अलावा ट्रेजरी भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप पेंशन है वो रिटायरमेंट के बाद किस ट्रेजरी से लेना चाहते हैं। अब कई इसमें भी एक जो समस्या होती है या एक दुविधा होती है कि कोई कर्मचारी है वो अपने मूल जिला से, जो उनका मूल निवास का जिला है, उससे कहीं दूसरे जिले में सेवानिवृत्त करे और वहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में वो अपने मूल जिले में जाना चाहते हैं। तो आपको अपने पेंशन कराने के लिए जो ट्रेजरी है आप मूल जिले की सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कहीं कोई समस्या नहीं आए। और जहाँ भी आपको बैंक का विवरण अपडेट करना पड़ेगा वहाँ आपको कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसकी क्लियर पीडीएफ वगैरह बना करके आप जरूर स्पष्ट रूप से जो दिखे ऐसी पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और आईएफएससी कोड और ये सारे बैंक नंबर वगैरह आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा कार्मिक का सिंगल फ़ोटो और जॉइंट फ़ोटो जो निर्धारित फॉर्मेट में जेपीईजी फॉर्मेट में होता है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं जो भी दस्तावेज है पीडीएफ में आपको अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपका जो भी रिटायरमेंट ऑर्डर है, आपकी ज्वाइनिंग का ऑर्डर वगैरह है, जो जो डॉक्यूमेंट है। मैं अगले वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि पेंशन प्रकरण में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगले वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट बताने का प्रयास करूँगा कि पेंशन प्रकरण में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ेगी। और जो भी पीडीएफ है उसकी साइज़ है 2 MB तक रखें, उससे ज़्यादा की पीडीएफ नहीं लेगी। तो पीडीएफ आप बनाएं, उसके बाद में अगर मान लो ज़्यादा हो जाती है तो उसको ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन प्रकरण अंतिम फॉरवर्ड करने से पूर्व, जैसे ही आप पेंशन प्रकरण एम्प्लॉय लेवल से डीडीओ लेवल को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कुल का प्रीव्यू अवश्य डाउनलोड करके कर्मचारी से चेक करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारी है वो खुद अपना जो भी पेंशन प्रकरण नहीं करते, उनके मंत्रालय के या उनके ऑफिस के जो भी कार्मिक जो एफएमएस का काम करते हैं वो करते हैं। तो एक बार आप भी किसी भी कर्मचारी का अगर पेंशन प्रकरण फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक कर्मचारी को एक बार उसका प्रीव्यू डाउनलोड करके जरूर चेक करवा लें। अपनी एंट्रीज है वो अच्छी तरह से चेक करें और उनको आश्वस्त होने के बाद ही आप उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि फॉरवर्ड करने के बाद में वापस आपको डीडीओ लेवल से रिवर्ट नहीं करना पड़े। तो ये एक बार जरूर चेक करें। इसके अलावा जैसे शिक्षा विभाग में एक और जो समस्या आती है कि सामान्य रूप से जो भी व्याख्याता, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अध्यापक वगैरह है, उनका जो भी पेंशन प्रकरण तो उनका डीडीओ जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी आईडी पे फॉरवर्ड किया जाता है और वहाँ से पेंशन कार्यालय भेजा जाता है। लेकिन मान लो कोई प्रिंसिपल है तो उनका पेंशन प्रकरण किसको भेजा जाएगा, तो प्रिंसिपल के पेंशन केस में उनकी आईडी से अदर ऑफिस सेलेक्ट करके उनके नियंत्रण अधिकारी सीबीओ ऑफिस जो भी होता है, संबंधित जो भी सीबीओ ऑफिस है, वहाँ सीबीओ साहब की जो भी आईडी है उसको आप फॉरवर्ड करें। और उसके बाद में सीबीओ अपने आईडी से उसको चेक करके चेकर मेकर अप्रूवल से उसको फॉरवर्ड करके पेंशन ऑफिस भेजेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करते समय पूर्ण सावधानी से डाटा फीडिंग करें, क्योंकि मान लो कुछ भी गलती रह जाएगी और आपका पीपीओ अगर जारी हो जाता है तो पीपीओ को बाद में संशोधित करने की जो भी प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये मैंने पूरा बता दिया कि आपको किसी भी कर्मचारी का पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी पेंशन प्रकरण के लिए। इसके अलावा अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ है तो उनका 1 जुलाई का जो भी पेंशन प्रकरण में एक नेशनल इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन है वो शुरू है। मैंने एक विस्तार से पूरा लाइव वीडियो बना रखा है। एक कर्मचारी थे जो 30 जून को रिटायर्ड हुए थे, उनको उनका रिवाइज पीपीओ कैसे जारी किया जाता है, उनका रिवाइज पेंशन प्रकरण कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा, तो नॉशनल लाभ के लिए वो किस तरीके से होगा, मैंने पूरा लाइव करके बताया हुआ है। तो आवश्यकता हो तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो ये थी पूरी जानकारी।
कि किसी भी कर्मचारी का पेंशन प्रकरण आप ऑनलाइन करते समय किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि पेंशन प्रकरण में आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगे और किसी तरह का कोई डिले नहीं हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।